हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 बोर्ड पेपर के लिए हम लेकर के आए हैं। तो सभी लोग हो जाओ तैयार। चैप्टर नंबर 2 बायो का चैप्टर नंबर 2, जितना भी इसमें क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन आना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमको थोड़ी मदद मिलती है। मदद का मतलब हम डीमोटिवेट नहीं होते हैं। तो आप ऐसा प्यार बनाए रखें। सभी को लव यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देर नहीं करना है क्योंकि समय ना आना है ना, समय है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चले जाएंगे चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या आने वाला है, उससे क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा। मैं चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। डन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026, ये दिख रहा है ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा। चलो, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। दिख रहा है, ओके बेटा। चलो फटाफट जुड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है मेल गोनैड्स क्या है, ठीक है। नर, देखो ये एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग में आता है, उसमें एक एक नंबर का आता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे, एक नंबर का भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, तो दोनों पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कहता है मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, तो पहले स्टार लगा लो भाई, नर जनन तंत्र। इससे 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ये दो चीज याद रखिएगा, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से मतलब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी यानी प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक अंग जो माना जाता है, प्राथमिक अंग को हम लोग बोलते हैं विषण, ठीक है ना। विषण, या इसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है। अगला, अब क्वेश्चन यहीं से बनने स्टार्ट करते थे। टेस्टिस देखो, ये जो होता है ये जोड़ी में होता है, ओके बच्चों, ये जोड़ी में होता है, एक पेयर, ठीक है। एक पेयर होता है, एक पेयर यानी जोड़ी में होता है। इसका एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे इसके ऊपर जो ऐसे इसको ढकने वाला काम करता है वो स्कोटम होता है, या हिंदी में बोले तो विषण कोश होता है, ठीक है। विषण कोश क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है टेस्टिस की, ठीक है। अगला देखिए, इसमें रोम वगैरह होते हैं जी, छोड़ो इसकी बातें, जान लो। अब ये क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। अगर हम इसकी बात करें, विषण को निकाल करके बात करें, इसको बाहर करते हैं, इसकी बात करते हैं जी। तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और वेट। तो इसकी लंबाई जो है वो कहता है कि कितना होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है। दूसरा अब इसको देखो, ये दो हुआ। अब इसमें टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर से, शरीर के ताप से टेस्टिस का ताप 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन कम होता है, ठीक है, ओके। इतना चलो। तो शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है।
चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। देखो विषण जो होता है, ठीक है, विषण में ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे चैम्बर होते हैं। लगभग 250 इसमें चैम्बर होते हैं। कितने? 250 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 250 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 250 चैम्बर होते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं विषण पालिका। ठीक है, विषण पालिका के नाम से जानते हैं। ये 250 चैम्बर होते हैं, विषण पालिका। ठीक है, या इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, अब ये 250 चैम्बर को अगर मैं एक एक को ऐसे बाहर करूं कि जैसे मान लीजिए ये एक चैम्बर है, तो इस चैम्बर में ऐसे कोलाइड मतलब ऐसे रिंग लाइट संरचना होती है। ठीक है, 1 से 3 इसकी संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका के नाम से जानते हैं। और देखो यही चित्र पूछता है भाई साहब, देखो यहाँ पर डायग्राम पूछता है शुक्रजनक नलिका। तो ये शुक्रजनक नलिका है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, ओके। चलो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो संरचना है, ये 2 कोशिकाओं से मिलकर बनती है, 2 सेल से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी है। ठीक है ना, ओके राइट। चलो अब देखो इसके डायग्राम बनाते हैं, जो एग्जाम में आपको बनाना है इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम जो है ऐसे देखो, एक रिंग ऐसे बना होता है, इसमें एक ऊपर बाहरी सेल होती है ऐसे। ठीक है, बड़े इसको कलर पेंसिल से बनाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं नर जर्म कोशिका। ठीक है ना, ओके, मेल जर्म सेल। यहाँ पर इसमें अंदर की जो सेल होती है उसे बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, जिसमें ऐसे स्पर्म लगे होते हैं और ऐसी ये कई संरचनाएं ऐसे बनी होती है। ओके, चलिए, तो ऐसी कई संरचनाएं, जो रिंग है इसके बीच में देखो स्पेस है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस लगा दिया ये बीच में। यहाँ पे ब्लड वेसल्स और कुछ सेलें होती है, इसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली कोशिका। ठीक है, ये सर्टोली कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर होती है लीडिंग सेल। ये डायग्राम याद रखिएगा, एकदम 100% ये पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है ना, यस। तो सर्टोली सेल क्या करती है? इसको न्यूट्रिशन देती है। किसको न्यूट्रिशन देती है? इसका स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है इसको न्यूट्रिशन देती है ताकि ये मियोसिस कर सके। लीडिंग सेल से क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लीडिंग सेल का काम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखा करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। चलिए, लीडिंग सेल क्या काम करती है? हार्मोन से रिलीज करती है। कई बार पूछा ना, एंड्रोजन हार्मोन्स से ये रिलीज करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स। देखिए, ठीक है, क्या इधर आ रहा है ना? ठीक है भाई साहब, ठीक है, उधर नहीं दिख रहा। एंड्रोजन हार्मोन्स, मैं इधर लिखता हूँ, ये करता है एंड्रोजन हार्मोन्स। लीडिंग सेल निकालती है ना, लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज करती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये डायग्राम 100% आएगा। ठीक है, इसके बारे में आएगा कहाँ से हार्मोन्स, नर हार्मोन्स कौन सा होता है, मादा हार्मोन्स, तो एंड्रोजन याद रखिए। अच्छा, इसका एक नाम और है टेस्टोस्टेरॉन। ओके बच्चों, उसमें पुरुषों में दाढ़ी मूछ के लिए आता है। यस सर। चलिए, तो फटाफट देख लीजिए कौन कौन सा नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाना है और इसके बारे में एक एक करके लिखना है। ठीक है, प्राथमिक अंग जो होता है टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बारे में आपको लिख देना। ये डायग्राम इसमें अधिकांश पूछता है, या 1 नंबर का सर्टोली सेल का काम क्या होता है वो पूछता है, लीडिंग सेल का क्या काम होता है वो पूछता है, कभी कभी टेस्टिस का क्या काम होता है वो पूछ लेता है। टेस्टिस का क्या काम होता है? स्पर्म का निर्माण करना। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? स्पर्म बनाता है, यही मियोसिस करके ये बनाता है स्पर्म।
तो स्पर्म बनाता है या शुक्राणु बनाता है? शुक्राणु। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, और इसको बनाना है तो बनाना है, एक बार आपको बना लेना। कलर पेंसिल ले लीजिएगा, एकदम बेहतरीन से बनाइएगा। अगला चलते बच्चों, अगला देखिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है। अच्छा क्वेश्चन ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो ध्यान से सुनना, फटाफट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। एक आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, दोनों के साथ साथ, ठीक है। एक आता है इसी से स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है? एक डायग्राम बनाता हूँ, फटाफट समझाते हैं। देखिए, जो स्पर्मेटोगोनियस सेल होती है, स्पर्मेटोगोनियस सेल वो 2n नंबर होती है। ये सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियस सेल होती है 2n नंबर होती है टेस्टिस में, याद। तो ये पहले क्या करती है? पहले ये डिवीजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। हेलो बच्चों, ऐसे बताना, समसूत्री विभाजन करती है। तो पहला इसके स्टेज आता है, इसे हम लोग कहते हैं, ऐसे मैं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी तरह लिखना भी जैसे। तो स्पर्मेटोगोनिया पहले फेज में क्या करती है? वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि ग्रोथ, वृद्धि करती है, ठीक है, वृद्धि प्रवस्था करती है। वृद्धि प्रवस्था में समसूत्री होता है, समसूत्री विभाजन होता है बच्चों, और बहुत सारी सेल 2n नंबर बना लेती, ठीक है। अब क्या होता है, फिर यही सेल क्या करती है? आकार में बड़ी हो जाती है। जैसे आकार में बड़ी होती है, इस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इस अवस्था को कहते हैं वृद्धि प्रवस्था। अब कहोगे ऊपर भी है वृद्धि प्रवस्था, ठीक है, इसे कहते हैं गुणन प्रवस्था बच्चों, क्योंकि बढ़ रही है। गुणन प्रवस्था, मल्टीपल, ये ग्रोथ फेज है, ओके, इसको ध्यान देना। तो वृद्धि प्रवस्था आकार में बड़ी हो जाती है। अब इस सेल को हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये आया, देखो स्पर्मेटोगोनिया था, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये फर्स्ट मियोसिस करेगा। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन करेगा, और फिर ये 2 सेल बनाएगी, 2 सेल बनी। अब देखो ये n नंबर सेल है, और ये भी n नंबर सेल है, ठीक है। अब इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये सेकेंड मियोसिस करेगी, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन करेगी। इस तरह ये हैप्लॉइड नंबर 4 बनाएगी। कितना? 4 हैप्लॉइड नंबर सेल बनाएगी। नीचे दिख रहा ना जी? यस सर। n नंबर, और बाद में यही सेल बंद करके ऐसे ये बना लेगी स्पर्म, ठीक है, स्पर्म बना लेगी, ठीक। तो बहुत इजी है, आपको लिखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो आपको ये बताना है शुक्राणु जनन क्या है। पुरुष में शुक्राणु जनन टेस्टिस में प्रारंभ होता है, और शुक्राणु जनन में स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। ये डायग्राम याद रखिएगा और वैसे लिखिएगा। आपको बताना है कि ये कई अवस्थाओं में होती है। पहला अवस्था गुणन प्रवस्था, फिर उसमें लिखना है इस पर स्पर्मेटोगोनिया सेल समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी सेल बना लेती है। फिर उसके बाद लिखना वृद्धि प्रवस्था, फिर उसमें कहना कि उसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल
कुछ आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और फिर इसमें जब फर्स्ट मियोसिस होता है 2 सेल बनाती है, और 2 सेल फिर अब इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर इसमें सेकेंड मियोसिस होता है, तो इसमें 4 हैप्लॉइड नंबर सेल बना लेती है, जो स्पर्मेटिड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स कहलाती है, जो बाद में स्पर्म बन जाता है। राइट, ये डायग्राम है, इसके अनुसार ले सकते हैं, देख सकते हैं। राइट ना भैया? दिख रहा है? अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा भाई साहब। चलो 4 बनेगा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने एग्जाम हो, चाहे तो कंपटीशन, लेकिन बढ़े चलो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से देखिएगा समझाते हुए। आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें कहता है, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह जाता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो इसमें से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। इसमें से ये तो 5 नंबर का आएगा, तो पूरा ही बताना पड़ेगा। ठीक है, और कम नंबर का आएगा तो एक नंबर का भी वहां पे क्वेश्चन में बता देते हैं। मादा जनन तंत्र में देखो फटाफट क्या करना है, ये चीज याद रखना कि मादा जनन तंत्र में प्राइमरी जो आर्गन होता है भाई साहब, जो प्राइमरी आर्गन होता है वो क्या होता है? प्राइमरी आर्गन में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस आर्गन को देखें तो इसमें पहले होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी है, और यहाँ पर ओवरी है। ठीक है, ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे। तो प्राइमरी आर्गन में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आता है। तो ये होता है ओवरी, प्राइमरी आर्गन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय होता है, ओवरी होता है। अब देखिए, ध्यान से देखते रहिए, इसमें सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, याद देखिए, यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे। ये ओवरी होता है, और ये ओवरी जो है, ये ओवरी क्या काम करता है? ओवम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? ओवम का फॉर्मेशन करता है, oogenesis में। अभी बता रहा हूँ। जैसे अब होता है 1 महीने अगर ओवम इधर से बनाया, इधर से ओवम बनाया, तो दूसरे महीने इधर से बनाएगा। ठीक है, ये ओवम का फॉर्मेशन करता है, ओवरी। ठीक है, दूसरी बात ये याद ध्यान दीजिए, ये जो है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अंडवाहिनी या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी या झालर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवम जब निकलता है तो इसको पकड़ने का काम करता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर होता है एम्पूला। क्या होता है? एम्पूला। एम्पूला क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, ये हुआ एम्पूलर फर्टिलाइजेशन होता है। इस वाले पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस। यूट्रस एक सिंगल होता है। यूट्रस की 3 दीवार होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। यूट्रस माने गर्भाशय होता है। इनकी 3 दीवार होती है। कितनी दीवार होती है? 3। ठीक है, कौन कौन सी दीवार होती है? पहली जो दीवार होती है इसे बोलते हैं पेरीमिट्रियम। पेरीमिट्रियम, पेरीमिट्रियम इसे कहते हैं मायोमिट्रियम, और इसे अंदर वाले को बोलते हैं इंडोमिट्रियम। ठीक है ना, ऐसे ये 3 बार होती है। देखो, मायोमिट्रियम का क्या काम होता है? जब बेबी का जन्म होता है तो इस यूट्रस को ऐसे सिकोड़ती है ताकि बच्चा आगे निकल सके। ठीक है,
एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है? एंडोमेट्रियम प्रत्येक महीना ये ब्लीडिंग के समय, मतलब मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो ये टूट करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, आज समझ में आई? तो ये इसका आर्गन है। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें से ये डायग्राम बनाना है और 1 बाय 1 करके इसको बता देना है। देखो जब ओवरी लिखोगे तो आप बताओगे ओवरी जो होता है, ओवरी, ठीक है, फीमेल का मतलब जो प्राथमिक अंग होता है ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं, सीधी बात है, चाहे ओवरी बोलो चाहे अंडाशय बोलो। ठीक है, इसका अगर इसके आकार की बात करोगे ऐसे, इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें ऐसे बना होगा। इसका अंदर का भाग और बाहर का भाग अलग अलग होता है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स और इसे अंदर बोलते हैं मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला होता है। ठीक है, कार्टेक्स और मेडुला होता है। यहीं से इसी सेल से डेवलप होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फैलोपियन ट्यूब बना लेता है। फिर फैलोपियन ट्यूब से ओवम निकल जाता है और फिर यहीं से कार्पस लूटियम बन जाता है। तो कभी कभी ये डायग्राम आता है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, तो ये वाला होगा। ठीक है, चलो अगला चलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए किसका क्या काम होता है। फिम्बरी का काम होता है ओवम को कैप्चर करना एम्पुला में। अब देखो ओवम यहाँ तक बना, यहाँ से यहाँ तक जब ओवम आया यहाँ एम्पुला के पास, और स्पर्म इधर से आएगा, अगर यहाँ पे पहुंच गया तो दोनों का मिलन हो जाएगा ओवम और स्पर्म को। इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में निषेचन बोलते हैं। ठीक, ओके, अगला। अब चलो आगे इसको रब कर दे। चलिए अब देखो दूसरा इसी से क्वेश्चन आता है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेगा, तो 1 बाय 1 करके आपको बताना है और लिखना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, ओवरी से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछते लेता है, तो याद रखिएगा कि जो ओवरी है, ओवरी से अंडाशय से कौन हार्मोन्स रिलीज होता है आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नंबर के यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आबलिंग प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन्स रिलीज होता है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फटाफट आप लोग जवाब दो भाई, जवाब देते रहोगे तो मतलब जो है रिवीजन भी होता जाएगा ना। ओके, चलिए अगला, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या है? इसे बोलते हैं अंड जनन। बोलो बच्चों, किसको किसको आता है? चलो बताओ, किसको किसको आता है भाई साहब? ये क्वेश्चन कई बार आया 3 नंबर का ना। तो अंड जनन क्या है? अंड जनन किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। देखो अंड जनन आएगा तो आपको ये बताना है, ठीक है, और हार्मोन्स की बात आएगी तो अलग बताना है। लेकिन ऊजेनेसिस क्या है? ये स्त्री में होता है, सिंपल, यस सर। इसमें क्या होता है? इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का निर्माण होता है। ठीक है ना बच्चों? यस सर, ओवम का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ओवम का निर्माण। देखिए अगर ओवम के निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चों ओवम का फॉर्मेशन में। देखो कोई स्त्री होती है तो ओवम का फॉर्मेशन जो है वो गर्भ के काल से ही होता है। गर्भ मतलब सर जब लड़की अपनी माँ की यूट्रस में होती है तभी से स्टार्ट होता है। देखिए लड़की अपनी माँ की यूट्रस में, गर्भ में, उसका अंग कौन सा बना? ओवरी बन गया है, यस सर, वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो तो कहते हैं, देखो पहले जो है ऊगोनिया होता है, ऊगोनिया एक सेल, ठीक है, ऊगोनिया सेल होती है जो 2n नंबर होती है, और लड़की क्या होती है? गर्भ काल में होती है, यानी माँ के गर्भ में होती है। ठीक है, ऊगोनिया सेल जो होती है वो बार बार डिवीजन करती है, समसूत्री डिवीजन, याद रखना, समसूत्री विभाजन करती है। बोलो यस यस। तो समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे ओगोनिया तैयार कर लेती है। अरे मिलियन में भाई, मिलियन में। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होता है? ऐसे ही तैयार कर ली जब तक लड़की का जन्म नहीं हुआ।
फिर एक सभी 2n नंबर है यानी डिप्लॉयड, जिसे हम लोग द्विगुणित बोलते हैं, द्विगुणित हिंदी इंग्लिश। अब क्या होता है, लड़की का जन्म हो जाता है। जब लड़की का जन्म होता है तो ध्यान सुनना, लड़की का जन्म हुआ, जन्म हो गया। जन्म के बाद यही जो ये उगोनिया है ना वहीं पे पड़ी रहेगी, कुछ इसमें नाटक होता रहेगा। जब लड़की जो है 13 से 14 वर्ष में पहुंचेगी तो फिर से ये जो है यही जो ये उगोनिया है ना, ये उगोनिया जो है अब क्या है, प्राइमरी उस साइड में बदल जाएगी और ये आकार में बड़ी हो जाएगी। ध्यान सुनना, अब इसे बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट बना लेती है, आकार में बड़ी होगी। अब ये करती है मियोसिस, अर्धसूत्री मतलब मियोसिस मतलब, ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट करती है। तो ये 2 सेल बनाती है, एक बड़ी एक छोटो सेल। इसे हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। और ये जो ये बनी इसे बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड मियोसिस होगा। अब यहाँ पे सेकेंड मियोसिस यानी सेकेंड अर्धसूत्री होता है। जैसे ही सेकेंड अर्धसूत्री होगा फिर एक छोटा सेल और एक ओवम बन जाएगा, हैप्लॉइड नंबर, ये देखो ओवम बनेगा। ऐसे बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो एक मंथ में एक ओवम बनता है, ठीक है। अभी देखो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, स्पर्म कितना बनता था भाई साहब 4, एक मियोसिस में 4, यहाँ पे एक मियोसिस में 1, राइट 4, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट इसको लिखने की कोशिश करेंगे और इसको लिख लेंगे, सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुएशन क्या यानी पीरियड, माहवारी क्या होती है ना, माहवारी। हेलो बच्चों, माहवारी क्या होती है इसको आप ध्यान दो। ये कई को बार आया है, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन, एमसी बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है देखो, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ये होता है जब स्त्री के किशोरावस्था में, ठीक है, यूट्रस की वाल, यूट्रस माने गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वाल ब्रेक डाउन होकर के टूट करके ब्लीडिंग करती है और उसी समय ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो इसे आर्तव चक्र कहते हैं। अच्छा, ये आर्तव चक्र किस में होता है, प्राइमेट्स में, जैसे कपी की स्त्रियों में होता है, बंदरों की स्त्रियों में होता है, मनुष्य की स्त्रियों में होता है। तो इसका चार्ट देखिए, चार्ट पेपर ऐसे देखेंगे, चार्ट पेपर ऐसे बनाएंगे, खटाखट देख लेंगे। देखो एक चार्ट मैंने बनाया ब्रेन के लिए, ये ब्रेन, तो ब्रेन में 2 हार्मोन्स ऐसे रिलीज होता है बच्चों, 2 हार्मोन्स याद रखिएगा, 2 हार्मोन्स ऐसे रिलीज, एक का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH, ठीक है। जब 14वें दिन, यहाँ पे दिन कर दो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 14 डॉट 28 और 29 ऐसे समझिए। यहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है, एंडोमेट्रियम वाल है, ये गर्भाशय की दीवार है, फिर ऐसे चली जाती है। फिर इसके बाद ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गया बच्चों ओवरी का साइकिल, ठीक है, ओवरी, ये है यूट्रस, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, जब LH हार्मोन्स बढ़ता है तो ओवरी में क्या होता है, पहला जो है ओगोनिया होता है, ठीक है। फिर वो प्राइमरी ऊसाइट बना लेता है, प्राइमरी ऊसाइट, फिर सेकेंडरी ऊसाइट बनाता है, फिर टर्सरी ऊसाइट बन लेता है, डे बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर 14वें दिन के पहले ये है, ये बन जाता है ग्रैफिन फॉलिकल बना लेता है, ठीक है। 14वें दिन जब ब्रेन में स्त्रियों के LH हार्मोन्स जो ज्यादा होता है तो ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवम निकल जाता है। फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाती है ग्रैफिन फॉलिकल और ये बना लेती है कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम बना लेती है, याद रखना।
कार्पस लूटियम, अब देखो यहाँ पे 2 हार्मोन्स रिलीज होता है। मैंने क्या बोला, एक हार्मोन्स जो है, एक हार्मोन्स क्या है, एक हार्मोन्स क्या है, एक हार्मोन्स का नाम होता है, एक हार्मोन्स का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम निकालती है, और एक का नाम होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये डायग्राम से आप समझ लेंगे। दैट फिनिश है, ओके। चलिए अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करोगे, और उसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आएगा भाई साहब, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आठ चक्र हो गया, इसमें से क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है। इसके बाद कौन कौन सा क्वेश्चन होता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन क्या है, निषेचन कहाँ पर होता है, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अच्छा, निषेचन का डे कब होता है, तो 10 से एमसी के 10 से 17 दिन के बीच में होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आवर्त चक्र का डे कितना है, 28 से 29 दिन। ये सब एक एक नंबर का आता है, ठीक है। या अब देखो, कहता है इम्प्लांटेशन क्या है, अंतःरोपण, अंतःरोपण, अंतःरोपण का मतलब इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का हिंदी अगर समझे तो कहते हैं गर्भधारण होना, ठीक है। ओके बच्चों, गर्भधारण, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे होता है, देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए इस बात को, इम्प्लांटेशन बात समझ में आ जाएगी। देखो होता क्या है, जैसे यहाँ से ओवम निकला भाई साहब, ओवम निकला, ये फिम्बरीज को पकड़ी, यहाँ निषेचन हो गया। निषेचन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया। तो अब ये सेल 2 सेलों में बैठेगी ना, क्लीवेज करेगी, 2 से 4 बैठेगी, 4 से 8, ऐसे बढ़ते बढ़ते एंडोमेट्रियम वाल पर आएगी। अब 8 ऐसे 16, 32 ऐसे आएगी। और जब ब्लैस्टूला अवस्था आएगा, ठीक है, 2, 4, 8 ऐसे 16, तो ब्लैस्टूला, याद रखना, ब्लैस्टूला, ठीक है, ब्लैस्टूला की अवस्था में पहुंचेगा, एंडोमेट्रियम के वाल पे जाकर के ये चिपक जाएगा, ठीक है, पूरे चिपक जाएगा। उसी को बोलते हैं अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन। तो ये याद रखेंगे, इम्प्लांटेशन कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये गर्भावस्था में कुछ हार्मोन्स को बताते हैं हम लोग। चलो, एक हार्मोन जैसे रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स फीमेल में तब निकलता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भकाल में, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मैमेलियन ग्लैंड को डेवलप करना, ठीक है, डेवलप करना ये रिलैक्सिन हार्मोन्स, ताकि जन्म होने के बाद बेबी को मतलब जो है बेबी के लिए दूध बन सके, ठीक है, मिल्क बन सके। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, याद रखो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम क्या है जी, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का काम होता है बेबी को जन्म दिलाना, बच्चे को जन्म दिलाना, और साथ ही साथ दुग्ध का निर्माण, दुग्ध मतलब मिल्क भैया, मिल्क या दुग्ध का निर्माण कराना। यस सर, राइट ना, ओके। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर करके आएंगे, जो भी एक नंबर का उसको भी बता रहा हूँ। जो 5 नंबर का है, जो लॉन्ग में पूछा जाता है, जो डायग्राम पूछा जाता है, देखो नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में से आएगा, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे और उसमें से सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये बहुत शुरुआत का इजी चैप्टर होता है, ठीक है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जुड़ना ना भूलिए। एक चीज और, जो बच्चे नए आए हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, वो बच्चों को शेयर करेंगे, ठीक है, और जो न्यू बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सभी को गुड नाइट।